देखिए ये है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए सभी बच्चे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इज ऑलवेज लेस देन 1 ये है। इसका आंसर है फॉल्स। ऐसा नहीं होता। tan की वैल्यू ऐसा नहीं होता कि 1 से छोटी हो, 1 से बड़ी भी हो सकती है tan की वैल्यू। ये मैं अभी अगली वाली एक्सरसाइज में आप लोगों को भी प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो ये याद रखिएगा कि tan a की वैल्यू इज ऑलवेज कैन ऑलवेज बी कैन बी ग्रेटर देन 1। वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर sin a और cos a की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो sin a और cos a के लिए ये चीज ट्रू है, ठीक है। बट tan a के लिए चीज ट्रू नहीं है। अगला देखते हैं। सेकंड पार्ट है sec a is equal to 12/5। sec a is equal to 12/5 for some value of angle a और some value of angle a। ये बताएगा कोई बच्चा? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा सर। फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा ये बताओ। सर क्योंकि सर सेक एक सर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और ये दे रखा है 12/5 और हमारे को कोई फिगर नहीं दे रखी है तो इसलिए हम इसको फॉल्स ही कहेंगे। नहीं, sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाँ सर। sec होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ओके सर। अगर ये cos a देते ना मुझे, तो cos a होता, cos a अगर 12/5 होता तब तो मैं बोल देता फॉल्स। क्यों? क्योंकि साइन में और cos में डिनोमिनेटर में होता है हाइपोटेन्यूस एंड हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो अगर मान लीजिए cos, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में कोई बड़ी टर्म है, डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर में अगर मैं cos की बात कर रहा हूँ तो cos में तो डिनोमिनेटर में आएगा हाइपोटेन्यूस। लेकिन जो ये sec है, sec में न्यूमरेटर में आना चाहिए हाइपोटेन्यूस। तो न्यूमरेटर में 12 है, तो 12 बड़ी साइड है। ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है, तो ये ट्रू है। ओके सर। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, थर्ड पार्ट देखते हैं। cos a is the abbreviation cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, सर फॉल्स। फॉल्स फॉल्स है ट्रू है बताओ। सर फॉल्स। अच्छा, तो ये कोसिकेंट का मतलब होता है, कोसिकेंट की एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है कोसेक। तो ये cos a है जो कि गलत है, फॉल्स है ये। सर कोसेकेंड की तो कोसेक होती है ना आई थिंक। हाँ, और ये दे रखा है cos, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया ना। हाँ सर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास cot a is the product of cot and a। ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स सर। कोई प्रोडक्ट थोड़ी होता है, cot a तो एक रेशियो होता है। तो रेशियो होता है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। फिफ्थ पार्ट है sin थीटा is equal to 4/3 for some angle थीटा।
sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. बताओ सर फॉल्स। False. रीजन बताओ, रीजन क्या होगा? बताओ फॉल्स किसने बोला था? अरे बोलो, मुझे लग रहा है सभी के यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी, आवाज नहीं आ रही होगी। अब नहीं सर रीजन ही नहीं पता। ट्रू बोल रहा है। चलो यश तुम बताओ। सर फॉल्स है क्योंकि सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर हमें ज्यादा दे रखा है हाइपोटेन्यूज से। बिल्कुल सही बात है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका मतलब बड़ी वाली साइड नीचे आनी चाहिए थी, बड़े वाला नंबर नीचे होना चाहिए था। तो ये 3 है। हाइपोटेन्यूज छोटी साइड नहीं होती, बड़ी साइड होती है, नीचे 4 आना चाहिए था, तब तो ये ट्रू होता, लेकिन अब ये फॉल्स है। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। हाँ, सर एक बार फोर्थ वाला पार्ट फिर से बता दो। मैंने पूछा क्यों, तो सारे चुप हो गए। फिर कुछ नहीं मैं बोला था ट्रू, पर मेरा आंसर गलत था। बोले थे, और भी 2-3 बच्चे बोले थे। सर एक बार फोर्थ वाला पार्ट फिर से फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में दे रखा है cot A is the product of cot and A। अरे cot तो एक रेशियो होता है, cot तो ये होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर को cot बोलते हैं, और यहाँ यहाँ इन्होंने कह दिया कि cot A is the product of cot and A। तो ऐसा थोड़ी है कि cot कोई टर्म है और A कोई टर्म है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो cot A बन गया। समझ गए? हाँ जी, चलिए जी, अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अगला टॉपिक करता हूँ स्टार्ट। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो एक टेबल बनानी होगी, कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने हैं। रुचिर क्लियर है ये एग्जांपल? क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? यस सर। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे, उन स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे को कैलकुलेट करने हैं। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक टेबल बनाते हैं और उनकी वैल्यूज हमको लर्न करनी है। अब वो टेबल देखिए कैसे होती है। हम एंगल को बोल देते हैं थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इधर लिख दीजिए थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नीचे होंगे और थीटा इधर होगा। यहां लिखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर तो ये सिर्फ इन एंगल्स के लिए होते हैं या फिर अप टू 180 डिग्री? नहीं नहीं, बस इतने एंगल्स को याद रखना है आपको। ओके सर। यहां लिखेंगे साइन थीटा,
यहाँ cos थीटा, यहाँ tan थीटा। cos थीटा के लिए, tan थीटा। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और होता है, आप लोग याद रखिए कि अगर मुझे sin थीटा और cos थीटा पता है तो आप ये देखिएगा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। या एक काम करो, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम क्या करेंगे कि जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मैं यहाँ पर ये कह दूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाई हाइपोटेन्यूज। जो RHS है उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ये ऐसा होता है जब कोई रैशनल नंबर होता है ना, तो रैशनल नंबर में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं दोनों को सेम टर्म से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा, देखिए tan थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse upon base upon hypotenuse। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर p को भी x से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में b को भी x से डिवाइड कर दिया। समझ नहीं आया देखो हमारे पास सर tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो आपने tan थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को ले लिया। अरे देख तो लो पूरा क्या लिखा हुआ है भाई, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने क्या करा कि जो परपेंडिकुलर है उसको भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया और जो बेस है उसको भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया। भाई मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई या सेम टर्म से डिवाइड कर सकता हूँ, ये रूल होता है। अच्छा सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखो ना x से h कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p अपॉन b ही बचेगा वो। ओके सर। सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस यस सर। सर। ठीक है, अब जरा देखिए ये p अपॉन h ये क्या है? sin थीटा। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है b अपॉन h, b अपॉन h क्या है? cos थीटा। तो tan थीटा का एक रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर मुझे sin थीटा पता है और cos थीटा पता है तो मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा करूंगा तो भी मेरे पास tan थीटा आ जाएगा। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक है जी, यस सर। Yes, ओके sir. आगे चलते हैं। अब कुछ वैल्यूज है जो हमें लर्न करनी है। sin थीटा और ये 0 डिग्री, तो यानी कि sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बताइए जी, इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसमें यस सर। इसमें ये कैसे आया, ये मैंने कैलकुलेट करा, वो उस चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यू रटनी है, आपको याद करनी है। ठीक है, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री होता है 1/√2, sin 60 डिग्री होता है √3/2, sin 90 डिग्री होता है 1। बताइए जी, ठीक है। अब अगर मुझे Yes, sir. cos करना है, हाँ सर हम बाकी की रेशियोज याद नहीं करने, बाकी के रेशियो। नहीं, बस ये याद कर लिया आपने, ओके सर। है ना? आपको ये याद करना है, ये याद हो गया? सर अभी हुआ। चलो ठीक है, ठीक है, आराम से कर देना।
अगर मैंने ये याद कर लिया तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो लिखा हुआ है ना 0 1/2, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है cos थीटा में उल्टा लिख दो यहाँ से, मतलब सब ये लास्ट में लिखा हुआ है 1, तो इसको फर्स्ट पोजीशन पर लिखो 1, सेकंड लास्ट लिखा हुआ √3/2, तो इसको सेकंड पोजीशन पर लिखो √3/2, थर्ड लास्ट पर लिखा हुआ 1/√2, तो इसको थर्ड पोजीशन पर लिखो 1/√2। यहाँ देखिए बिल्कुल इधर सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है, तो यहाँ सेकंड लास्ट पर लिखो 1/2 और लास्ट में लिखो 0। बताओ सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, ये sir. वाला तो सीक्वेंस है, मैंने इसी सीक्वेंस को उल्टा करके लिख दिया, तो ये cos थीटा बन गया। बताइए सबको समझ गए? यस सर। अब इसके Yes, बाद अब इसके बाद आप एक चीज भी समझ जाएंगे कि मैंने ये जो कहानी बताई है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्यों बताया? देखिए अब मेरे पास 0 डिग्री के लिए sin थीटा की वैल्यू है 0 और cos थीटा की वैल्यू है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा? tan थीटा, यानी कि 0/1 हो जाएगा tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। उसके बाद जब 30 डिग्री की बात करेंगे तो sin 30 1/2, cos 30 √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 1/√3। 1/√3, तो लिखिए यहाँ पर 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हो जाएगा? 1. 1। 1। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 काट दिया तो क्या हो जाएगा? √3। √3, तो ये वैल्यू आ गई √3। 1/0, 1/0 डिफाइंड नहीं होता, तो ये होता है नॉट डिफाइंड, तो क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अगर इतना क्लियर है तो अब अगली एक्सरसाइज शुरू करिए, Yes, sir. वैल्यूज पर ही बेस्ड है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 185 पर, एग्जांपल नंबर 6। पेज नंबर 185, एग्जांपल नंबर 6। चलो पेज नंबर 185, एग्जांपल नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30, see figure 8.19, figure there की। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए।
चलिए जी एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है एंगल इन राइट ट्रायंगल AB इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। मतलब एक ट्रायंगल है ABC, इसमें B में दे रखा राइट एंगल और ये C हो गया, और उन्होंने दिया है कि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वैल्यू दे रखी है हमको 30 डिग्री। वो बोल रहे हैं डिटरमिन द लेंथ्स ऑफ साइड BC एंड AC। मुझे BC बताना है कि कितना है और मुझे AC बताना है कि कितना है। आप देखिएगा कि अगर मुझे एंगल पता है ना, मुझे एक एंगल पता है तो बाकी की दोनों साइड कितनी आसानी से निकल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो आप ये देखिएगा sin 30 डिग्री ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 डिग्री की वैल्यू लिखो पहले। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, समझ गए? यस सर। sin 30 डिग्री 1/2 होगी वैल्यू। अब sin क्या होगा 30 डिग्री के सामने वाली साइड हम लिखेंगे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1/2। परपेंडिकुलर 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि AB एक्सक्यूज मी सर। और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। सर हाँ जी, सर sec और cosec की नहीं है? sec और cosec की वैल्यू आप खुद निकालेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है कि जो sin थीटा है अगर 0 डिग्री है तो आपको cosec निकालना है, तो 0 को मैं क्या बोलूंगा 0/1। तो cosec क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ऐसी cosec 30 डिग्री क्या होगा 1/2 का पलट दो 2/1 यानी कि 2। cosec 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो इसलिए मैंने sec cosec और cot इसकी वैल्यू बताई ही नहीं है आपको, आप खुद कर सकते हैं, आसान है बहुत ज्यादा। अब देखिएगा AB/AC इज इक्वल टू 1/2। अब AB कितना है 5 अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। तो AC into 1 इज इक्वल टू 5 into 2। तो AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखने से पहले कि मेरे पास AC की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे अभी निकालना है BC भी निकालना है, तो BC भी निकालते हैं। कोई भी बच्चा पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ना सोचे। आप ये देखिएगा मैंने sin 30 लिया, अब आप ले लो cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2। 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो पहले तो फॉर्मूला लिखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √3/2। 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो बचा वो बेस यानी कि BC, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। √3/2 BC अपॉन AC कितना निकाला मैंने, AC निकाला 10 इज इक्वल टू √3/2। 2 1 जा 2 2 5 जा 10। BC की वैल्यू आ गई 5√3 सेंटीमीटर। बताओ बेटा सभी को क्लियर है? यस Excuse me, सर। हमने को जी हमने को सर मेरे को ये पूछना था कि जो हमने यहाँ पे sin 30 पहले हमें 1/2 कर रखा था सर, उसके बाद मतलब सीधा हम cos 30 नहीं कर सकते थे, तो बेस और हाइपोटेन्यूज स्टार्टिंग में मतलब हमारी वैल्यू नहीं आ जाती? कैसे आ जाती बेटा, दोनों चीज अननोन है तो कैसे आ जाता? हमारे पास क्या बनता BC अपॉन AC, तो ना तो मेरे पास BC है ना मेरे पास AC है, सिर्फ √3/2 वैल्यू है, तो मैं कैसे निकाल पाता? कम से कम दोनों में से एक वैल्यू तो। सर cos 30 तो √3/2 होता है, तो सर हम इक्वल नहीं रख देते फिर सीधा? नहीं, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 है। सोचो कि मुझे AC पता ही नहीं है, अब मेरे पास आ गया BC अपॉन AC इज इक्वल टू √3/2। मेरे को AC पता ही नहीं है, बताओ BC और AC क्या होगा? नहीं निकाल सकते ना भाई, इधर वाली वैल्यू तो √3/2 है। अब BC और AC में से कोई एक वैल्यू तो पता होनी चाहिए। समझ गए? यस हाँ सर। जी समझ गए? दोबारा बताऊं? हाँ जी सर समझ गई।
ठीक है, चलो जी अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में ट्रायंगल PQR, ये मिटा दूं, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो एग्जांपल 6 मिटा दूं? यस सर। यस सर। रंजन लक्ष्य बताओ। यस सर, यस सर। यस सर। ओके, example number 7 in triangle PQR, right angled at Q, see figure 8.20. PQR, तो राइट एंगल एट QC फिगर 8.20, तो इसमें PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर एंड PR is equal to 6 सेंटीमीटर। डिटरमिन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। एक तो मुझे ये वाला एंगल बताना है QPR और एक बताना है एंगल PRQ। एंगल QPR एंड एंगल PRQ, ये दो चीज पूछी गई है। तो आप ये देखिएगा कि अगर मुझे QPR ये निकालना है, यानी कि मेरे को P एंगल पूछा जा रहा है, तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं सिर्फ P की बात करूं, P एंगल की, एंगल QPR का मतलब है एंगल P, तो P के सामने वाली साइड QR, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, जो बचा वो हो गया बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर मैं QPR की बात करूं, मतलब एंगल P की बात करूं, तो बेटा ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बताएंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर होता cos है? थीटा। cos थीटा। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा cos थीटा is equal to base upon hypotenuse is equal to PQ upon PR। ये सब बच्चों को क्लियर है बताइए? नव्या यस सर। हाँ जी सर। क्लियर है? चलिए, अब cos थीटा is equal to, यानी कि थीटा कितना बेटा यहाँ पर थीटा को आप लिखेंगे P, cos P, तो cos P is equal to PQ upon PR। PQ कितना है 3 और PR कितना है 6, 3 1 जा और 3 2 जा, तो cos P is equal to 1 upon 2। जरा टेबल देखकर बताओ कि cos में 1 upon 2 कहाँ आता है? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री पर। ठीक है, तो अब एक काम करिए, आप यहाँ पर देखो cos P is equal to cos 60 डिग्री। भाई cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 upon 2 होती है, मैं 1 upon 2 की जगह cos 60 डिग्री लिख सकता हूँ। implies that P is equal to 60 डिग्री। समझ गए? यस सर। हाँ जी सर। अब तुम सर। देखो, ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बताओ। यस सर। यस सर। यस। नोट करिए, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को डाउट तो नहीं है? कार्तिक, अनुभव, नो सर। सर विदुषी, इसमें एंगल आर नहीं ले सकते थे ना? वो भी ले लो, एंगल आर ले लो। जब एंगल आर लोगे तो मैं तो ये देखूंगा मेरे पास ये दो साइड्स अवेलेबल है, तो आर के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो तब लेता मैं sin r is equal to PQ upon PR।
ठीक है, वो 1/2 आता है। साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? 30 डिग्री पर। तो सीधी सी बात है, एंगल आर आ गया 30 डिग्री। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल 7 अगर कर लिया है तो मिटा दूं? यस सर। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। देखो साइन a माइनस बी मुझे 1/2 दे रखा है। मुझे ये बताइए साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? बताओ जरा देखकर। 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री पर। तो आप एक काम करो, आप लिखो इसको साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यस सर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दे रखी है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। बताइए cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिखूंगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि इधर भी cos इधर भी cos। a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। बोलिए सभी बच्चों को दोनों इक्वेशन क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। यस सर। हाँ जी, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। भाई यहाँ पर दे रखा है माइनस बी और यहाँ पर दे रखा है प्लस बी। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दूं, यस सर। है ना? आस्था क्लियर है? ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया। a प्लस a कितना है? 2a और 30 प्लस 60 कितना है? 90। तो a की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 45 डिग्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डालो, चाहे तो 1 में चाहे 2 में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को डालेंगे तो आप ये देखिएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a कितना है? 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b कितना हो गया? 45 माइनस 30। और समझ में आ गया? b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, 15 डिग्री। अरे क्लियर है कि नहीं? श्योर है? श्योर नहीं है ऑनलाइन? अनुभव, भव्या, दीपांशी, यस सर। यस सर। हर्षिका, हर्षिका क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, कृष्णांशी, नव्या, यस सर क्लियर है। ओके। चलिए जी आगे चलता हूं मैं।
एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मैं ये मिटा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। का क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 cos 60। sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ये हो गया sin 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है। अब देखिएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 ये हो गया 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो गया 4। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये हो गया 1। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 4। 3/4 प्लस 1/4। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देते हैं। ये हो गया बेटा 4/4। 4 से 4 कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1। सभी को क्लियर है? यस सर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो ये एक काम करूं मैं, इसका सेकंड पार्ट खुद करना, मैं करा रहा हूं उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिएगा cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए cos 45 डिग्री क्या होता है? cos 45 डिग्री होता है 1/√2। देखिएगा 1/√2। sec 30 डिग्री मुझे नहीं पता sec 30 डिग्री कितना होता है। मैं तो cos 30 डिग्री जानता हूँ। cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, sec 30 डिग्री बन जाएगा। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 2/1। 2। बताइए समझ गए इतना? यस सर। यस सर। हाँ जी। इसके बाद आप क्या करेंगे? एलसीएम लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में तो 1/√2 है ही। मैं ऐसे लिखूंगा 1/√2 डिवाइड बाय ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम हो गया बेटा √3। तो 2 प्लस 1 into √3 √3 √3 into 2 √3। सभी को क्लियर है मैंने कैसे लिखा है ये? यस बेटा डिनोमिनेटर में ना लिखकर, इसको टर्म को डिनोमिनेटर में ना लिखकर डिवाइड का साइन लगाकर साइड में लिख दिया। समझ गए? यस सर। सर। ठीक है? चलिए जी अब क्या करेंगे? 1/√2
अब डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते ही इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 क्या हो गया, √3, और यहाँ 2 प्लस 2√3 है, 2 ले लो कॉमन, आ गया 2√2 और ब्रैकेट में बचा बेटा 1 प्लस √3। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चले फिर आगे। सर भव्या क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट में है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 ऑन sec 30 प्लस cos 60 sec 30 प्लस cos 60। दिखाई देगा सभी को ऊपर तक? Yes, हाँ जी sir. सर। यस सर। sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब देखते जाइए वैल्यू, sin 30 डिग्री की वैल्यू सीधा सीधा पता है 1/2, लिखो 1/2, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस cosec 60। भाई देखो cosec क्या होता है मुझे याद रखना है, cosec होता है sin का रेसिप्रोकल। तो cosec 60 मुझे नहीं पता तो sin 60 देखो, sin 60 हो गया √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30। भाई cos 30 कितना है √3/2, तो sec 30 इसका उल्टा 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 कितना 1/2, तो लिखो प्लस का 1/2 और cot 45 कितना है प्लस का 1। बता दीजिए सबको क्लियर? यस सर। ये Yes, cot sir. 45 मैंने कैसे लिखा, बिकॉज tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot 45 होगा 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। फिर डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3/2, 2/√3 प्लस 3/2। अब क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, ऊपर एलसीएम लोगे तो ऊपर भी हो जाएगा बेटा 2√3। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2√3 आ जाए √3, √3 into 3 3√3, √3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाए 2, 2 into 2 4 अपॉन √3/2 का एलसीएम
जैसे ये हो गया 2√3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाए, 2 into 2 और प्लस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाए, तो √3 into 3 3√3। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? यस Yes, सर, यस sir. सर। हाँ जी सर। अब देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2√3 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास ऊपर आ गया 3√3 -4 और नीचे आ गया 4 + 3√3 को पलट कर लिख दो 3√3 + 4। अब ऐसे में क्या करते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ एक जैसा ही टर्म है कि 3√3 + 4 है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं नीचे भी और ऊपर भी 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? फिर डिनोमिनेटर में 3√3 + 4 है, ठीक है, तो मैं इसको 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि डिनोमिनेटर से √3 वाली टर्म हट जाए। इसको इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। 3√3 - 4 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 3√3 - 4 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। नो। याद है सभी बच्चों को, 9th क्लास में करा होगा आप लोगों ने रैशनलाइजेशन। यस सर, याद है। ठीक है, अब देखिए ये बन गया 3√3 - 4 3√3 - 4 यानी कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए a + b * a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब ऊपर जो टर्म बनी वो बनी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 × 3√3 × 4। बताइए सभी को क्लियर है ऊपर वाला न्यूमरेटर? यस सर। Yes, sir. अब डिनोमिनेटर देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3, 9 × 3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये आ गया 16। Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। सर न्यूमरेटर में तो सर आइडेंटिटी लगी है ना? डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी लगी है? Yes, sir. न्यूमरेटर में तो लगी ही है, डिनोमिनेटर में भी लगी है। चले आगे? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, अब 3√3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 × 3। भाई देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 2 × 3 6, 6 4 जा 24, तो -24 √3। क्लियर है विदुषी? 27 यस सर। ओके, 27 - 16, 27 - 16 क्या हो जाएगा 11। 11। ऊपर आ गया 9 3 जा 27 + 16, 27 + 16 कितना हो जाएगा 27 43, 43 - 24 √3 अपॉन 11। ये फाइनल आंसर है। सभी बच्चे बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है जी, यस सर। ओके। उसके बाद अगला देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, अब ये टेबल मैं मिटा रहा हूँ आप लोगों को जहां तक ध्यान ही होगी ये टेबल, है ना, मैं इधर कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ उसको। टेबल अच्छे से याद कर लेना, हर बच्चा याद कर ले ढंग से। इसका देखिए फिफ्थ पार्ट,
तो इस पार्ट में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अब सबकी वैल्यू डालते चले जाओ 5 देखो cos स्क्वायर 60 का मतलब होता है बेटा cos 60 का होल स्क्वायर तो cos 60 की वैल्यू होती है √3/2 नहीं 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई sec 30 अब sec 30 क्या होता है देखो cos 30 होता है √3/2 तो sec 30 उसका उल्टा हो जाएगा 2/3 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर समझ गए यस सर माइनस tan 45 1 होता है उसका स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर sin स्क्वायर 30 sin 30 होता है 1/2 और उसका स्क्वायर cos 30 होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 और माइनस 1 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 तो न्यूमरेटर में आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 तो डिनोमिनेटर तो खत्म ही हो गया डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया बस तो इसका तो चक्कर खत्म हुआ अब बात करते हैं न्यूमरेटर की अब मेरे पास केवल ये बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 तो 4 3 और 1 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 4 3 जा 12 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 4 16 जा 64 और माइनस 1 12 जा 12 12 1 जा 12 64 और 15 कितना हो गया 79 माइनस 12 अपॉन 12 9 माइनस 2 हो गया 7 और 7 माइनस 1 हो गया 6 67 अपॉन 12 ये आंसर है सभी बच्चों को समझ में आ गया यस हाँ सर जी सर तो हर एक क्वेश्चन में मेहनत जो करनी है वो सिर्फ कैलकुलेशन में करनी है बाकी अगर आपको टेबल याद है तो टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में तो 8.2 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट करके रखिए आप लोग फिर हमारी इसमें दो एक्सरसाइज बचती हैं 8.3 और 8.4 ठीक है ये कराता हूँ मैं आपको मंडे को हम लोग जहाँ तक है साइंस ही करेंगे मैं आपको मैसेज डाल दूंगा और अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर करूंगा तो दोनों बैचेस को कंबाइन करके करवाऊंगा ठीक है सर चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही ओके थैंक यू सर सर थैंक यू सर बाय सर नमस्ते सर बाय राम सर राम होमवर्क सर में हमें ये वाली एक्सरसाइज करके भेजनी है हाँ बेटा ये वाली 8.2 वाली सर और दोपहर फिर वाले मेरे में 8.2 वाली करके भेजनी है बस सर दोपहर वाले में भी हाँ सर जो एपी में से एपी वाले में तो बता दिया था ना मैंने होमवर्क सर दोबारा बता दो दो ही क्वेश्चन थे बस लास्ट के जो बचे हुए हैं यस सर फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं सेकंड एक्सरसाइज के सॉरी यस सर ठीक है बस वही करना है यस सर चलिए जी फिर ओके थैंक यू सर ओके जी गुड नाइट थैंक यू सर ओके ओके ओके